नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का विभाग कब बटेगा, ये सवाल पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार पूछा जा रहा है। अटकलें, लेकिन अब ये साफ है मध्य प्रदेश में विभाग बंटवारे को लेकर मंत्रियों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल यानी रविवार को वो मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ग्वालियर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान विभाग बंटवारे को लेकर, लेट लतीफी को लेकर फिर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि विभाग बंटवारा उनका काम है। वो ग्वालियर में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कल मंत्रियों के विभाग बांट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को 10 दिन बीत गए, लेकिन अब तक मंत्रियों को विभाग नहीं मिले। इसे लेकर सीएम शिवराज विपक्ष के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर हैं। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो कल विभाग बंटवारा कर देंगे। दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि भोपाल पहुंचते ही विभाग का बंटवारा कर देंगे, लेकिन आज तक विभाग बंट नहीं पाए। ऐसे में कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह पर तंज कस रही है। विलंब क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। एक कमजोर मुख्यमंत्री क्या होता है? 3 महीने में 100 दिन में अपने मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। बस्ता लेके एक जगह से दूसरी जगह, इस दरवाजे से उस दरवाजे पर घूमते रहे। अब पिछले 10 दिन से विभाग बंटवारा नहीं हो रहा। झगड़ा क्या है? मलाईदार विभाग किसके हो? तो आप तो अपने आप को टाइगर कहते थे, मलाई तो बिल्लियाँ खाती है। मंत्रिमंडल बनने के बाद सबको उम्मीद थी कि 1 या 2 दिन में ही विभाग के बंटवारे हो जाएंगे, लेकिन शायद 7 या 8 दिन हो गए, लेकिन आज तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं जो भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ग्वालियर में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण को लेकर स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक्टिव केस में आगामी 10 दिन में बेहतर नतीजे दिखेंगे। इस बात को माना कि ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना वायरस शुरुआत में कोई असर इसका नहीं था, लेकिन अनलॉक फेज 1 में लोगों के आने जाने में दी गई छूट से संक्रमण बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने चंबल संभाग के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने पर खुशी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि ग्वालियर में फिलहाल 436 एक्टिव केस हैं। ग्वालियर में 2000 बिस्तरों की उपलब्धता है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोविड से अगर बचना तो उपाय वो ये 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क, हाथ धोते रहें। लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से इस बीमारी को हम लोग रोकेंगे। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। पार्टियां एक दूसरे से असंतुष्ट नेताओं को देखकर उनसे संपर्क साध रही हैं। मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का कहना है कि अभी भी उनके संपर्क में कांग्रेस के 15 विधायक हैं। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदेश कर दें तो 15 के 15 कांग्रेसी विधायकों को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। इधर सुमावली सीट पर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े अजब सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी के ही रामप्रकाश राजौरिया फिर से बसपा में चले गए। ऐसे ही बालेंदु शुक्ला फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं। बालेंदु शुक्ला का दल परशुराम मुदगल से मिला है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी में भी असंतुष्टों की लंबी लिस्ट है। हालांकि ऐदल सिंह कंसाना का कहना है कि बीजेपी में कोई असंतुष्ट नहीं, अगर कोई है भी तो मना लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। अब मेरे टच में तो मैं कह रहा हूँ 14-15 एमएलए आज भी है कांग्रेस के, सिटिंग एमएलए। हमारी मुलाकात होती है, मिलते रहते हैं। अब वो हमारी उनकी क्या बात हुई, बात अंडरस्टूड है, उसको मैं आउट नहीं करूंगा। अरे जब वो होंगे तो हम क्यों, हमारे घर कोई आएगा हम तो उसका स्वागत करेंगे, ये हमारा घर है। अब कोई आए तो हम इनको भगाएंगे यहाँ से? अरे बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका, हम मान सम्मान करेंगे, सिर पे बिठा लेंगे हम। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने अपनी ही सरकार के नए नए बने मंत्रियों को निशाने पर लिया।
उन्होंने ट्वीट किया कि नए मंत्रीगण जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल चढ़ाने तक क्यों नहीं गए। याद रखें, ये प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं, इतना तो बनता है। हालांकि पवैया कैमरे पर आने से बच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो हालात थे उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। बता दें, सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कल ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान वो सिंधिया परिवार की छतरियों पर गए, लेकिन लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गए और इसी बात को लेकर पवैया ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। और नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, ये तंज कसा है पवैया ने, जाहिर तौर पर अपनों पर निशाना है, और क्यों है? पिछली सियासी इतिहास को देखें तो ये बात समझ में भी आती। कहां तक जाएगी ये बात? देखिए, जयभान सिंह पवैया लगातार सामंतवाद के खिलाफ बोलते थे और उनके निशाने पे हमेशा ज्योतिराय सिंधिया यानी कि सिंधिया परिवार रहता था, लेकिन वही निशाने पे है। हालांकि ये नए नवेले जो मंत्री बने हुए हैं बीजेपी की सरकार में, उनको लेकर ये ट्वीट किया गया है, लेकिन निशाने पर अगर देखें तो ये सामंतवादी सोच को लेकर ही किया गया है। क्योंकि जो ओपीएस भदौरिया मंत्री बने थे, राज्य मंत्री, वो आए थे कल, और प्रद्युमन सिंह तोमर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया परिवार की जो छत्रियाँ थी, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया, उनकी छतरी पे गए थे, उन्होंने नमन किया था और पुष्पांजलि अर्पित की थी। लेकिन उसके बाद वो लोग रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे नहीं गए। लेकिन ऐसे में जो जयभान सिंह पवैया ने उनको निशाना करके ये ट्वीट किया है, साथ ही सवाल किया है, और उस पर उन्होंने सीधा सीधा सही कहा है कि उपचुनाव से पहले जो बीजेपी में जो कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी चल रही है, उठापटक चल रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, तो वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो नाराज है। उसी के चलते जयभान सिंह पवैया जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट भी बहुत मायने है उसके, ये छोटा सा 2 लाइन का ट्वीट है, लेकिन उसके कई मायने देखा जाए तो सीधे सीधे जो टारगेट पे है वो ज्योतिराय सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं, जिनको अभी सरकार में जगह दी गई है, मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीधे सीधे उन पर टारगेट किया गया है कि आपको 2 फूल चढ़ाना चाहिए थे रानी लक्ष्मीबाई पे। और रानी लक्ष्मीबाई को लेकर लगातार जयभान सिंह पवैया सिंधिया परिवार को उनको घेरते रहते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जब उन्होंने उनके जरिए माने मंत्रियों के जरिए सिंधिया परिवार पर निशाना साधा है। क्योंकि अगर इसके मायने देखें तो कई मायने बहुत अहम है, और ऐसे में मायने बहुत अहम है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होना है, और 16 सीटों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनके पूर्व के जो नेता है उनको अपनी जमीनी सियासत का डर है, सियासी जमीन खिसकने का डर है। क्योंकि पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर उस सीट से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, और ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक सकती है, और ऐसे में उनका ये ट्वीट कई मायनों में बहुत अहम है। हालांकि कैमरे पर ये लोग एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे। मुलाकात इन प्रद्युमन सिंह तोमर की जयभान सिंह पवैया की पहले भी हो चुकी, लेकिन कैमरे पे नहीं, अनऑफिशियली तौर पर ये चलिए भले ही कैमरे पर कुछ ना कहो नासिर, लेकिन इतना तो तय है कि जो राजमहल को कोसकर या जो राजमहल की राजनीति करते आए थे, अब उनके पास में इसी तरह के अवसर आएंगे, क्योंकि अब वो उनके साथी बन चुके हैं। और जाहिर तौर पर इस ट्वीट के जो मायने और कहां तक ये जाने वाला, ये सवाल अभी कुछ दिन तक रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सलाह दी है कि टाइगर हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मत डरो। दिग्विजय सिंह ने अशोकनगर में पिछले 11 दिन से कलेक्टर नहीं होने के मुद्दे पर ट्वीट कर पूर्व आईएएस अधिकारी प्रशांत मेहता और सिंधिया के पीए पाराशर पर भी हमला बोला। सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वो प्रशांत मेहता से सलाह करके अधिकारियों की पोस्टिंग कराते हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि 30 जून को अशोकनगर कलेक्टर सेवानिवृत्त हो गई हैं, लेकिन सिंधिया जी को सही अधिकारी नहीं मिल रहा जो प्रशांत जी और पाराशर जी की छानबीन में पास हो जाए। दिग्विजय सिंह ने लिखा, शिवराज जी, मुख्य सचिव जी, 11 दिनों से अशोकनगर जिला प्रशासक के बिना कलेक्टर के है। टाइगर शिवराज, इतना मत डरो। आपराधिक सरगना और यूपी में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हो तो चुका है, लेकिन इसके मरने के बाद भी सियासत नहीं थमी। विकास दुबे पुलिस से छुपता छुपाता महाकाल की नगरी उज्जैन तक जा पहुंचा था, जहां उसने महाकाल मंदिर में प्रवेश किया। उसके एनकाउंटर के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने कांग्रेस के साथियों के साथ
महाकाल मंदिर के शंख द्वार का गंगा जल से शुद्धिकरण किया। इस पर अभी अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की मंदिर प्रांगण से गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने यहां पर शुद्धिकरण किया है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कि ये बाबा महाकाल इस प्रदेश को गुंडों के हाथ में सौंपा जा रहा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज और इस प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा यहाँ पे दुर्दांत अपराधी लाके सरेंडर कराए जा रहे हैं। कितनी साजिश पूर्वक की। उज्जैन के कलेक्टर एसपी एक रात पहले जब विकास दुबे सरेंडर करता है 1 बजे रात को मंदिर खुलवा के उसमें मीटिंग करते हैं। गृह मंत्री भी तंज कसा था कानपुर को लेकर के, कानपुर के प्रभारी उसका क्या कहना है? इसी बात पे मैंने नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री उन पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा पिछले जब चुनाव हुआ विधानसभा लोकसभा उस समय कानपुर के प्रभारी थे, कई दिन वहाँ रहे। ये मामा शिवराज जो है ये भी सभा लेने गए। विकास दुबे से इनकी वहीं सांठगांठ हुई कि भैया ज़रूरत पड़े तो हमारे मध्य प्रदेश भी आ जाना कुछ चमत्कार करने। तो वहाँ पे सांठगांठ हुई, काफ़ी अच्छे संबंध बने। तो आज विकास दुबे ने इनको कहा कि भैया मेरे को अब सरेंडर मध्य प्रदेश में करा दो। योगी आदित्यनाथ ने भी बात की शिवराज से कि भैया मेरी सरकार हिलडुल रही है विकास दुबे के नाम पे, ज़रा जल्दी से सरेंडर करा दो ताकि हम बच जाएं हमारी सरकार से। फिर इनकाउंटर क्यों किया? देखिए मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने खुद विकास दुबे से चर्चा की कि भाई तू सरेंडर कर दे, चिंता मत कर, हम तेरी रक्षा करेंगे। विकास दुबे ने कहा कि योगी जी मेरा इनकाउंटर तो नहीं होगा। बोले मैं प्रॉमिस करता हूँ, कसम खा के प्रॉमिस करता हूँ कि तेरा इनकाउंटर नहीं होगा। उसने पुलिस को भी बोल दिया उत्तर प्रदेश की। गिरा दे राजस्थान में दिख गया आपको कि राजस्थान में भी 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने FIR कराई है। तो ये देश की जनता भी देख रही है कि लोकतंत्र को बिल्कुल झकझोरने की तैयारी, संविधान को मारने की तैयारी बीजेपी। बिल्कुल ये थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जिनका कहना है कि किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार को गिराया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा आगामी उपचुनाव में रहेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 उज्जैन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति सामने आई। आज मध्य प्रदेश में 544 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 17,000 के पार जा चुके हैं। मुरैना में एक दिन में 101 नए पॉजिटिव केस मिले। इंदौर में 89, भोपाल में 72 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 198 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए। 6 कोरोना संक्रमितों की आज मृत्यु हुई है। 3,878 एक्टिव मरीज अब मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा एक दिन में सामने आया। मध्य प्रदेश में एक साथ इतने मरीजों को लेकर के स्थिति चिंताजनक दिखती है। 6 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई है। 544 नए पॉजिटिव मिले हैं आज मध्य प्रदेश में। तो कोरोना विस्फोट की स्थिति मध्य प्रदेश में एक दिन में 544 एक्टिव केस मिले हैं। 17,000 के पार आंकड़ा चला गया। 101 नए पॉजिटिव केस मुरैना में ही मिले हैं। इंदौर में 89, भोपाल में 72 नए मरीज मिले। 544 नए एक्टिव केस सामने आए मध्य प्रदेश में एक दिन में। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, क्या अपडेट है? स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर होती हुई नजर आ रही है। खासकर अगर बात की है तो जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले मध्य प्रदेश में आज के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी वो अब 17,000 के पार हो गई और सबसे ज्यादा जो स्थिति गंभीर है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में मुरैना जिले, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था। वहां पर आज ही नए 101 पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने निकल कर आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब जो है 17,201 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो 3400 का आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने भोपाल के अंदर पार किया है। इसके अलावा शिवपुरी जिले के अंदर 33 और जो इंदौर है वहां पर कुल मिलाकर 5,176 मरीज अब तक सामने पॉजिटिव निकल कर आए हैं। सरकार का ये दावा भले ही हो कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है, पर लेकिन जिस तरीके से अनलॉक हुआ मध्य प्रदेश और उसके बाद में
पॉलिटिकल और जो दूसरी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली, उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं अब भुगतना पड़ रहा है। संक्रमण की दर में तेजी जो है वो अब पहले के मुकाबले ज्यादा देखी जा रही है। लिहाजा कोरोना महामारी के बीच में सरकार भले ही समीक्षा करे, पर लेकिन जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो अपने आप में बड़े चिंताजनक आंकड़े हैं और यही वजह है कि अब एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में एक दिन का जो है रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी, वहीं पर अगर बात की जाए तो कुछ एक इलाकों को जो है एक सप्ताह तक के लिए भी लॉकडाउन के लिए पहुंचाया जा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो इब्राहिमपुरा को 7 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। ये आंकड़े अगर इनमें सुधार नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रशासन को एक बार फिर से सख्ती जो है लॉकडाउन को लेकर दिखानी पड़े। पर लेकिन आज के आंकड़े काफी ज्यादा चिंताजनक, 500 से ज्यादा मरीजों का पॉजिटिव आना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए और जो जनता है उसके लिए एक परेशानी खड़ी कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस अपडेट के लिए। तो एक दिन में 544 नए मरीज, अलर्ट की स्थिति दिखती है, 17,000 के पार पॉजिटिव केस पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मुरैना में एक साथ एक दिन में 101 नए मरीजों का मिलना, जिस इलाके में हलचल उसी इलाके में नए मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में 89, भोपाल में 72 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार रविवार को पूरे प्रदेश में एक दिन का टोटल लॉकडाउन करने वाली है, लेकिन राजस्व के चलते सरकार का मुंह छूटता नहीं है। शराब दुकान को स्पेशल छूट मिली है। संडे को टोटल लॉकडाउन की स्थिति में सब्जी, फल, किराना और राशन दुकानों के साथ साथ सभी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि शराब दुकानें सरकार की आबकारी नीति और ठेकों के एग्रीमेंट के तहत आती हैं, लिहाजा सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन के दरमियान भी शराब की दुकानें संचालित रहेंगी। कांग्रेस ने इस फैसले पर सरकार को घेरा है। देखिए, शराब दुकान एक जो शासन की आबकारी नीति है उसके तहत उसके टेंडर होते हैं और उसके तहत ही वो खुलती हैं। नीति के तहत ही हमें कार्रवाई करनी होती है। इन लोगों ने व्यवस्था की है, जो दवाई लेने जाएगा उसको पुलिस लठ मारेगी, जो शराब लेने जाएगा उसको साथ में लेके जाएगी। तो ये सरकार का काम है कि हम शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिलवाएं और जो दवाई की जिसको आवश्यकता, कोरोना संकट में सरकार विफल हो गई है। शराब की दुकान पर कोरोना का असर नहीं और रेस्टोरेंट पे कोरोना का असर है, शॉप पे कोरोना का असर है। ये मानसिकता बताती है इनकी कि ये दिशाहीन लोग हैं और दिशाहीन लोग दिशा समृद्ध मध्य प्रदेश नहीं बना सकते। इंदौर में अब ऐसे इलाकों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं जहां अब तक कोरोना का संक्रमण नहीं था। इधर शहर के पूर्वी क्षेत्र की कई कॉलोनियों में कोरोना फिर लौटा है। तिलक नगर, साईनाथ कॉलोनी, वंदना नगर, बीमा नगर, न्यू पलासिया क्षेत्र में नए मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में अब तक मिले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 पार कर चुका है। संक्रमण की दर 5.3% पर है। मृत्यु की दर 5% के आसपास है। शहर में अब तक 25 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए जा चुके हैं। 5 नए कंटेनमेंट एरिया जोड़े जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि अब जिस क्षेत्र में 20 से ज्यादा मरीज मिलेंगे उसे कंटेनमेंट घोषित कर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। राला मंडल क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों को लापरवाही नहीं बरतने और नियमों का कड़ाई से पालन करने की नसीहत दोहराई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।